जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS नई भर्ती 2024 के बारे में, जो कि आपकी यहां पर जुलाई स्केड्यूल के लिए आने वाली है। इसलिए बोला क्योंकि इसके जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपके 15 जुलाई 2024 से होने वाले हैं। और फॉर्म को लेकर के और वैकेंसी को लेकर के ही ये नोटिफिकेशन जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं वो जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका सब्जेक्ट GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट स्केड्यूल जुलाई 2024 ये आपको बोला है। इसमें जो इनर प्रोसेस है वो आपका बाकी जो डेट्स है वो 10 जुलाई 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और फिर 15 जुलाई 2024 को आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइज ये तो आपकी वैकेंसी की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब बात करते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसमें जो गाइज ये आपको मेरिट बेस पर सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। अप्लाई करने के बाद में डायरेक्टली फिर 10th की परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट आती है। तो ये बहुत ही गलत करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो CBSE बोर्ड से हैं उनकी हायर परसेंटेज रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का मौका बनता है जिनकी 10th के अंदर हायर परसेंटेज है। और जब इनकी मेरिट लिस्ट की पहली लिस्ट आती है तो तब तो गाइज ऐसा होता है कि 100 परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होता है। कई बार तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर जिनकी 95 परसेंटेज थी 10वीं के अंदर उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। इसमें कम से कम एक एग्जाम होना चाहिए, थोड़ा छोटे लेवल का एग्जाम हो, यानी कि उतना टफ ना हो, पर आपको एक एग्जाम का मौका मिलना चाहिए ताकि आप आपकी काबिलियत बता सके। कई बार ऐसा होता है कि जुलाई में आपके जो 10th है उसमें नंबर कम होते हैं, पर उसके बाद में आपने अपने आप में काफ़ी सुधार किया है, आप बहुत स्टडी की है और ऐसे में फिर आप वो पर्सन नहीं रहे जो कि 10th के वक्त थे। तो अगर आपको एग्जाम का मौका मिलेगा तो आप अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे। पर जब 10th के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर ऐसे में यहाँ पर इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रह जाते हैं जो कि एक्चुअल में डिजर्व करते हैं बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि चेंज होनी चाहिए, इसमें एग्जाम होना चाहिए। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। अभी इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड है अभी तक 35,000 है। इससे ज़्यादा ही हो सकती है, कम नहीं होगी, क्योंकि इतनी संख्या में इसमें वैकेंसीज आती रहती है। एंड यहाँ पर गाइज एज लिमिट की अगर बात करें तो आपकी एज लिमिट 18 से 40 साल रखी जाएगी। और ये जो एज है वो आपकी काउंट की जाएगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक। और फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम 1 महीने का समय मिलेगा, यानी कि आपकी उम्र फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक ना तो 18 साल से कम और ना ही 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप OBC है और साथ ही विकलांग है तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी एज के अंदर। और अगर आप विकलांग है और साथ ही साथ SC/ST है तो आपको 15 साल की एज के अंदर छूट मिलेगी। फिर गाइज यहाँ पर बात आती है आपकी इसमें एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल EWS और OBC को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। SC/ST एंड ऑल कैटेगरी जो यहाँ पर ये विकलांग है इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है, यानी कि अगर आप विकलांग है फिर चाहे आपकी कैटेगरी कोई सी भी है आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आती है आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो क्वालिफिकेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका 10वीं पास होना जरूरी है। और यहाँ पर 10वीं पास में कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है आप समझ लीजिए। आपने आपकी जो 10वीं हो पास की हो और आपके पास 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और तीसरी एक और कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो जो आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है जो कि यहाँ दी भी गई है कि कौन सी स्टेट की कौन सी लोकल लैंग्वेज है, तो अगर आपने 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अलावा जो आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज है वो आपने 10वीं में वन ऑफ सब्जेक्ट नहीं पढ़ी तो फिर भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपके पास आपकी स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो 10वीं के अंदर या तो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे 10वीं पास से अप्लाई करने के लिए। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो होना ही चाहिए।
तीसरा जो भी आपकी स्टेट की लोकल लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी है या फिर उर्दू है या फिर तमिल है या तेलुगु है कन्नड़ है, ये आपके पास 10वीं के अंदर होनी चाहिए। फिर गाइज यहाँ पर बोला है कि दी कैंडिडेट शुड हैव लोकल लैंग्वेज नॉलेज। तो जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जैसे कि मैंने बताया हिंदी, तो वो आपने एक तो पढ़ी ही हो, साथ ही साथ आपको उसको अच्छे से लिखना पढ़ना और बोलना भी आना चाहिए। तो ये कंडीशन है। इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको और प्रेफरेंस दे दी जाती है उनके मुकाबले जो कि सिंपल 10वीं से अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपके पास नहीं भी होता कंप्यूटर सर्टिफिकेट, तब भी आप इसमें अप्लाई कर लेते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे कंपलसरी रूप में नहीं मांगा जाता। और अगर मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है किसी भी तरह का और आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर लिया था, या फिर आपके पास 12वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट था, या फिर आपने कोई ऐसी हायर क्वालिफिकेशन की है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो वो भी आपकी कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रूप में मानी जाएगी और आपको उसका फायदा मिलेगा। अब गाइज यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं और सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी में भी बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है। तो इसमें जो ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है इसमें 3 सब पोस्ट होती है। एक तो होती है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, फिर एक होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। जो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में आपको इनको सेलेक्ट करना होता है। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है इस पर आपको 12,000 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये मिलते हैं। और कुछ ये आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपके काम करने के प्रोसेस पर भी मिलते हैं कि कितने घंटे के लिए आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो एबीपीएम डाक सेवक की पोस्ट को चूज करते हैं उनको 10,000 रुपये से लेकर के 24,470 रुपये मिलते हैं। और ये आपकी परमानेंट जॉब वैसे होती है, 10 साल का पीरियड तो कम से कम रहता है। उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसका जो पीरियड है वो बढ़ाया जाता है। एंड यहाँ पर जीडीएस क्या होता है इसकी पूरी जानकारी हिंदी में मैंने दी हुई है, आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएम की पोस्ट पर आपको क्या काम करना होता है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो आपको बताया है। एबीपीएम पर क्या काम होता है, डाक सेवक की पोस्ट पर क्या होता है वो भी आपको बताया गया है। और जो मैंने सैलरी के बारे में बात की थी, अगर आप यहाँ पर बीपीएम की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो टीआरसी यानी कि टाइम रिलेटेड वेतन, इसमें टीआरसी का मतलब यही होता है। तो इसमें टीआरसी 4 घंटे के लिए स्तर फर्स्ट पर आपको 12,000 रुपये से लेकर के 29,380 रुपये मिलेंगे। और जो टीआरसी यानी कि टाइम रिलेटेड जो आपकी स्लैब है उसमें 5 घंटे के लिए आपको 14,500 रुपये से लेकर के 35,400 रुपये दिए जाएंगे। बाकी एबीपीएम और डाक सेवक की पोस्ट पर क्या है वो भी आप देख सकते हैं। फिर इसमें जो आपका सैलरी का एक प्रोसेस है कि कितना क्या मिलता है वो आप देख सकते हैं। आप 2-3 घंटे कितना बेसिक वेतन क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, डीए कितना मिलेगा, ग्रोस वेतन क्या है, प्रोफेशनल टैक्स क्या है और ईडीजीआईएस कितना है। तो उसकी पूरा टेबल यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ आपके सवालों के आंसर भी यहाँ पर दिए, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जानकारी समझ में आ जाएगी। एंड इसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाई हुई है कि डाक सेवक क्या है, तो वो भी आपको जल्द ही यहाँ पर मिल जाएगी। ये प्रीवियस ईयर की वीडियो है जो कि जब आपका लास्ट ईयर वैकेंसी आता तब मैंने बनाई थी। तो मैंने आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है। जब इसके अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, क्या आप चाहते हैं कि जैसे लिंक एक्टिवेट हो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप वीडियो, इससे मुझे पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन ऑन करना है ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड साथ ही साथ एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसको लेकर के भी आप आपकी ओपिनियन कमेंट के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।